नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है। मैं हूं शेषलता यादव और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अलवर नगर परिषद प्रशासन और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए भटियारों की गली में स्थित एक मकान के अंदर डिस्पोजल गोदाम से भारी संख्या में डिस्पोजल बरामद किया है। जब्त किए गए डिस्पोजल को टीम ने नगर परिषद पहुंचाया। इस दौरान भारी संख्या में नगर परिषद के कर्मचारी अधिकारी मौजूद रहे। नगर परिषद के अतिक्रमण दस्ता प्रभारी राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि सूचना मिली थी कि भटियारों की गली में स्थित एक गोदाम के अंदर भारी मात्रा में प्रतिबंधित डिस्पोजल सामग्री भरी हुई है, जिस पर मौके पर पहुंचे और गोदाम के अंदर भरी प्रतिबंधित डिस्पोजल सामग्री को बरामद किया गया। इसके अलावा टीम लगातार क्षेत्र में पॉलीथीन और प्रतिबंधित डिस्पोजल सामग्री को लेकर कार्रवाई करने में लगी हुई है। जहां भी टीम को सूचना मिल रही है, वहीं टीम मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करने में लगी हुई है। श्रीमान आयुक्त महोदय के निर्देश पर आज कार्रवाई करनी थी और पॉल्यूशन बोर्ड की टीम हमारे साथ आई हुई है, तो उनके साथ मिलकर आज ये कार्रवाई करनी थी। ये जो प्रतिबंधित डिस्पोजल वगैरह आइटम है, पॉलीथीन वगैरह, उनके खिलाफ कार्रवाई। कितने टेम्पो तक आ चुके हैं? अभी 2 टेम्पो आ चुके हैं, अभी और कार्रवाई जारी है। अलवर शहर में बने नालों पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर नगर परिषद प्रशासन अब हरकत में आ गया है और अतिक्रमण को चिन्हित कर जेसीबी से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहा है। ऐसे में गुरुवार दोपहर बाद हुई बारिश के बाद नगर परिषद प्रशासन का अतिक्रमण दस्ता शहर के रुके हुए नालों पर पहुंचा और नालों के ऊपर हो रहे अस्थायी अतिक्रमण को जेसीबी से हटाया। कार्रवाई के दौरान खुद नगर परिषद आयुक्त मनीष फौजदार मौके पर मौजूद रहे। नगर परिषद आयुक्त मनीष फौजदार ने बताया कि बारिश का दौर शुरू हो गया है और शहर के नालों के ऊपर हो रहे अस्थायी अतिक्रमण के कारण नगर परिषद कर्मचारी उन नालों की साफ सफाई नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए नगर परिषद की टीम ने भवानी तोप पर बनने वाले एक मॉल के बाहर से जा रहे नाले से अस्थायी अतिक्रमण हटाया और मौके से जेसीबी से रोडी बजरी सहित अन्य बिल्डिंग मटीरियल साफ किया। साथ ही मॉल संचालक को सख्त हिदायत दी गई कि नाले के ऊपर अतिक्रमण नहीं करें। उन्होंने बताया कि शहर के नालों पर लोग अस्थायी अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं और नालों की सफाई नहीं होने के चलते नाले चौक हो जाते हैं, जिसके कारण बारिश के दिनों में नालों का गंदा पानी सड़कों पर आ जाता है। ये आज जो बारिश हुई उसके बाद मैंने शहर का भ्रमण जो है किया, तो इसमें मैंने यहाँ पाया कि यहाँ काफ़ी जल प्लावन हो रहा था और काफ़ी सड़क भरी हुई थी। और जब इसका कारण जानना चाहा तो पता चला निर्माणाधीन बिल्डिंग के सारा मटेरियल जो है, निर्माण सामग्री नाले में जाके डाली हुई है। तो ऐसी स्थिति में तत्काल प्रभाव से मशीनरी मंगा के इनके विरुद्ध कार्रवाई स्टार्ट की गई है। अलवर जिले के कोटकासिम थाना अंतर्गत जमीनी विवाद पर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसमें एक पक्ष के 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए कोटकासिम अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों में 2 लोगों की गंभीर अवस्था के चलते उन्हें अलवर के जिला अस्पताल में रेफर कर दिया। घायल रंजीत ने बताया कि करीब 6 साल से 2 बीघा जमीन को लेकर उनके घर में झगड़ा चल रहा है। उनके चाचा ताऊ के लड़के उस जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। काफी बार गांव के लोगों ने समझाइश की, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं मानी और उन्होंने उन पर लाठी डंडों से और फरसी से हमला कर दिया, साथ ही पत्थरबाजी भी की। घायल ने बताया कि हमला करने वाले निशु रोबिन, तवर सिंह, महिपाल, यशपाल, नवीन, नितिन, प्रीतम, विजेंद्र और भी अन्य लोग थे। अलवर के जिला अस्पताल में रंजीत और अमित का इलाज चल रहा है और बाकी घायलों को किशनगढ़ के अस्पताल से प्राथमिक उपचार देकर छुट्टी दे दी गई। घायल पक्ष ने थाने में मामला दर्ज करा दिया है। अभी पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हम अपने घेर में थे, वे आए और उन्होंने हमारे ऊपर वार कर दिया। एक उन्होंने पकड़ लिया, 2 ने, और एक ने फरसी से वार किया और कसियों से वार किया और हम गिर गए वहाँ पे। उसके बाद हमें पता नहीं है जी कौन लोग थे हमला करने वाले? हमला करने वाले थे महिपाल, विजेंद्र, प्रीतम और थे वे निशु, रोबिन, थावर सिंह, नितिन, नवीन और भी काफी लोग थे। कम से कम ना 25 लोग थे वे। अच्छा, हाँ जी। तो किस बात के लिए झगड़ा हुआ? ये झगड़ा जमीन के ऊपर हुआ जी। जमीन पे कब्जी 2 बीघा जमीन पे हमारे पे कब्जा कर रखा है जबरदस्ती जी। अच्छा, 1.5 बीघा पे। ठीक है, मामला आपने दर्ज कराया थाने में? हाँ, मामला दर्ज कराया जी। यहाँ पे अलवर के अस्पताल में कितने लोग आए? उन्होंने पत्थरबाजी भी किया है जी। अलवर तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का 88वां जन्मदिन के अवसर पर स्वामी विवेकानंद स्मारक परिसर में विचार गोष्ठी और पौधारोपण कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विभाग,
संघ संचालक डॉक्टर के गुप्ता ने धर्मगुरु दलाई लामा के जीवन पर प्रकाश डाला और उनके दीर्घायु तथा उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना की। तिब्बत की आज़ादी और कैलाश मानसरोवर के मुक्ति आंदोलन में भारत तिब्बत संघ के योगदान को महत्वपूर्ण बताया। वहीं पर्यावरणविद मुरारी पारासर ने कैलाश मानसरोवर के भौगोलिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए चीन के द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण को गलत बताया। एडवोकेट गौरव शर्मा ने इस दौरान सभी से तिब्बत की मुक्ति और कैलाश मानसरोवर की आज़ादी के लिए सामूहिक संघर्ष का आह्वान किया। इस मौके पर जयपुर प्रांत मंत्री दिनेश अग्रवाल, इकाई अध्यक्ष सुरेंद्र जायसवाल, अलवर युवा इकाई अध्यक्ष निशांत धानावत ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। आज हम सब यहाँ पूज्य दलाई लामा जी की जन्म तिथि मनाने के लिए एकत्र हुए हैं और उस उपलक्ष्य में यहाँ स्वामी विवेकानंद स्मारक पर पौधारोपण का भी कार्यक्रम किया गया है। दलाई लामा तिब्बत के धर्मगुरु रहे हैं। चीन ने आक्रमण करके, अतिक्रमण करके तिब्बत को हथिया लिया और उसी उपलक्ष्य में तिब्बत को आज़ाद कराने के लिए दलाई लामा को तिब्बत से पलायन कर भारत में आना पड़ा। साथ ही हमारे तीर्थ स्थल मानसरोवर वो भी तिब्बत में ही है, उसको भी हम लोग मुक्त कराना चाहते हैं और वहाँ हमारी यात्रा सकुशल हो, जिसमें चीन का किसी तरह का भी कोई इंटरफेरेंस नहीं हो। उस उपलक्ष्य में भी हम लगे हुए हैं। इस कार्य के लिए हम लोग लगे हुए हैं और तिब्बत और हमारी संस्था जो है भारत जो है और तिब्बत, हम एक साथ इसके लिए प्रयत्नरत हैं। दलाई लामा भी इसमें हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं और आवश्यकता है कि तिब्बत को हम आज़ाद भी करावें, जिससे कि वो पुनः भारत में हम उसको मिला सकें। आज हम चीन की इस अतिक्रमणवादी नीति के खिलाफ हैं। चीन जिस तरह से तिब्बत के लोगों पर जुल्म ढा रहा है, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। साथ ही भारत तिब्बत जो एकता है वो बनी रहे। भारत तिब्बत हमारी जो संस्था है वो इस कार्य को शीघ्र पूर्ण करे, इसी तरह की हमारी अपेक्षा है। पूज्य दलाई लामा के जन्मदिन पर हम यही संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। राजर्षि मत्स्य यूनिवर्सिटी का विवादों से गहरा नाता रहा है। बीएससी के घोषित परीक्षा परिणाम में अधिकतर विद्यार्थी फेल हो गए। इसके विरोध में गुरुवार को सैकड़ों युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में महिला महाविद्यालय की छात्राएं भी मौजूद रही, जिन्होंने कुलपति को खरी खोटी सुनाई। मत्स्य यूनिवर्सिटी भवन के सामने युवाओं ने बारिश में खड़े होकर खूब नारेबाजी की और विरोध जताया। इस दौरान कुलपति मौके पर मौजूद रहे। छात्र नेता संदीप ओला ने कहा कि यदि आरटीआई में किसी के नंबर कम देना साबित हो गया तो क्या वे त्यागपत्र देंगे। छात्र नेता संदीप ओला ने कहा, जो छात्र फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मेरिट से उत्तीर्ण हुए उन्हें फेल कर दिया गया। यूनिवर्सिटी द्वारा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में कार्यरत अध्यापकों से कॉपियां चेक कराई गई, जिन्हें खुद अल्प ज्ञान है। वो कॉपी जांच कर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वही मामले में कुलपति ने कहा कि जिसने जितना लिखा उतने ही नंबर आए हैं, किसी के साथ द्वेष भावना नहीं है। ये बातें बेबुनियाद हैं और बाहरी इंस्टीट्यूशन के प्रोफेसरों द्वारा कॉपी की जाँच करवाना नियम के अंतर्गत है। इस विरोध के बीच जिला प्रमुख बलबीर सिंह चिल्लर यूनिवर्सिटी पहुंच गए और कुलपति से वार्ता की। 5-7 दिन पहले एक परिणाम आए थे मत्स्य विश्वविद्यालय के साइंस स्ट्रीम के बच्चों के बीएससी के, तो मेरिट होल्डर बच्चों को इन्होंने फेल कर दिया। जिन बच्चों के पिछली बार 50 में से 50 अंक थे, उन बच्चों के 0 अंक दे दिए। वो पिछली बार जिस बच्चे की 90% मार्क्स आए थे उसको फेल कर दिया। प्राइवेट लोगों से कॉपियां जांच करवाई हैं, वीसी ने उनसे मोटे पैसे लिए। क्या हमारे अलवर जिले के महाविद्यालयों में इतने प्रोफेसर हैं, क्या वो कॉपियां जांच नहीं कर सकते थे? क्या हमारे अलवर के अंदर प्रोफेसर नहीं है जो प्राइवेट लोगों से कॉपियां जांच करवानी पड़ गई? उन लोगों को ज्ञान तो था नहीं। इंटेलिजेंट विद्यार्थियों को इन लोगों ने फेल कर दिया। वीसी ने मोटी रकम उन लोगों से डकार ली। जीडी कॉलेज आए हम लोग धरने पे इसलिए बैठे क्योंकि इन्होंने 70% लड़कियों को फेल कर दिया। जिन लड़कियों की 10th में अच्छी परसेंटेज थी, 12th में अच्छी परसेंटेज थी और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी अच्छी परसेंटेज थी ना, उन्हें भी इन्होंने फेल कर दिया। एक सब्जेक्ट में 38 नंबर ला दिया, 48 आ गए और दूसरे में 0 आ गए। इन्होंने ज़्यादातर दलाली से इनको बच्चों को फेल किया है ताकि रिवॉल्यूशन के फॉर्म बच्चे भरे और इनके पास पैसा आए। क्या सभी के साथ ऐसा हुआ या कुछ लोगों के साथ ही ऐसा हुआ? सर मैं ये नहीं कहती कि सभी के साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि बच्चे कुछ तो फेल भी होते हैं, हर साल होते हैं, लेकिन इतने सारे बच्चे फेल तो कभी नहीं होते। रिजल्ट करीब 48% के आसपास आया है बीएससी फाइनल। बीकॉम का रिजल्ट 80% आया है। बच्चा जो लिखेगा रिजल्ट उसके आधार पे बनेगा कि
दबाव बना के रिजल्ट बदलवाया जाएगा, ये मेरी समझ में नहीं आता। तो रिजल्ट बदलवाने का दबाव है कि फेल हो गए आप फिर से कॉपी नियमानुसार जो कार्रवाई थी, रिवैल्यूएशन होता है, रिवैल्यूएशन पर अप्लाई करें। हम 15 दिन के अंदर इनका रिजल्ट निकालने की कोशिश करेंगे, जो आखिरी दिन बीतते ही हम इनका रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। सर अभी ये बात हो रही थी कि प्राइवेट लोगों से कॉपियाँ जांच करवाई गई हैं। एक्चुअल देखिए, ये विश्वविद्यालय का जो पुराना नियम था, कोऑर्डिनेटर बनाए जाते थे, कोऑर्डिनेटर्स को कॉपी भेजी जाती थी, लिखवाते थे। पहले भी यही था, अभी भी यही है। ज़्यादातर हम लोगों ने कहा एलिजिबल टीचर ही कॉपी जांचेंगे। अभी मेरे पास लिस्ट नहीं आई है, हमारे पास कोऑर्डिनेटर्स के नाम होते तय करते हैं, हम एक एक नाम नहीं तय कर पाएंगे कहाँ कहाँ जाएगा। जब आएगा, अगर नियमानुसार होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सर आपको लगता है कॉपी जांचने में कहीं एक्चुअल मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने कंट्रोल एग्जामिनेशन से कहा था रिजल्ट जारी है, बीएससी फाइनल का 1 हफ्ते 10 दिन पहले रिजल्ट आ गया था हमारे पास। हम लोगों ने उसकी सैंपल चेकिंग भी कराई, तो जो भी एक दो बंडल लेके इन्होंने चेक करा, उसमें कोई बहुत अंतर नहीं पड़ रहा था। मैंने कहा भी था कि इसको एक बार फिर से हम लोग कर लेते हैं, हमारे पास जो नियम कहेंगे वही करेंगे। वंस वी हैव गेट द वैल्यू, एक बार कापियों को जांच हो गई, फिर दोबारा नियमानुसार नहीं कराया जा सकता है, क्योंकि इसमें पैसा भी लगता है, समय भी लगता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमने सैंपल चेक करा लिया था। मैंने कॉपी कैसी जची, इसका किसी को बुला के हम लोगों ने देखा था, तो उसमें कोई बहुत अंतर नहीं लग रहा है, इसलिए इसमें कोई बहुत। और दूसरे जो मुझे वो लग रहा, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 यूनिवर्सिटीज़ ने अभी तक रिजल्ट निकाला है। उनके रिजल्ट में मेरे पास अभी भेजा जहाँ से रिजल्ट आता है, मैं उसका भी आपको एनालिसिस बताता हूँ, तो आपको लगेगा क्या है। मैंने भी लिखित में आ गया है। अलवर का 57% आया है, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का 49% आया है, बीकानेर का 64% आया है, और बाकी यूनिवर्सिटी ने अभी डिक्लेयर नहीं किया। तो हम लोगों का कोई ख़राब नहीं आया है रिजल्ट, कम हो सकता है। 57% नॉट ए बैड रिजल्ट। और दूसरा, इसके पीछे एक लॉजिक भी जो हर जगह का काम, देखिए उनका फर्स्ट ईयर का आया है, अलवर का आया है 46%, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का आया है 39%, बीकानेर का आया 42%, BSc 2 का आया हमारा 46%, उनका आया है 36%, बीकानेर का थोड़ा हमसे ज़्यादा आया है 54%। तो कहीं कम कहीं ज़्यादा, ज़्यादातर जगह हमारे ज़्यादा रिजल्ट है। और जो बच्चा लिखेगा वही रिजल्ट आएगा कि कुलपति लिख के देगा रिजल्ट। सर अभी ये कह रहे थे कि एक बच्चे का 0 नंबर आया है। एक्चुअल गणित में किस सब्जेक्ट का मुझे नहीं पता, अगर 0 संभव होता है। मैंने खुद वैल्यूएशन किया कई बार, मैं पीजी की मैंने कॉपी है, पीजी में मैंने कई बार 0 दिए, कई बार, 1-2 बार नहीं, कई बार। ये कहना गणित के बारे में, गणित का मैं क्योंकि प्रोफेसर हूँ, गणित के बारे में मुझे पता है, गणित में 0 आते हैं। बाकी सब्जेक्ट के बारे में नहीं हूँ, मैंने नहीं जांची वैल्यूएशन किया, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर देखिए मुझे नहीं पता है, अगर देखो उस पेपर में 36 नंबर एक एग्जामिनर ने दिए, एक ने 26 दिया, तीसरे ने अगर 0 दिया, तो क्या पहले के 2 लोगों ने भी गलती की है? बने उससे गलती हो गई। माने जहां 2 पेपर में बच्चे के अच्छे नंबर है, वो किसकी है? बच्चे की मेहनत है। तीसरे में अगर रिजल्ट खराब होता है तो वो किसकी गलती है? यूनिवर्सिटी की गलती है। अलवर के सामान्य चिकित्सालय में जिला कलेक्टर पुखराज सैन ने राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की बैठक ली। बैठक में शहर विधायक संजय शर्मा, चिकित्सक मौजूद रहे। इस बैठक में सरकार की विभिन्न स्वास्थ्य और चिकित्सा योजनाओं पर चर्चा की गई। कलेक्टर पुखराज सैन ने कहा, पिछली बैठक में लिए गए निर्णय की पालना की समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर ने कहा कि जिला अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिले, इसके मद्देनजर प्रभावी तरीके से कार्य किया जाए। जिन जिन विभागों में किसी भी तरह के इक्विपमेंट या संसाधन की आवश्यकता है, उसका असेसमेंट कर प्रभावी रूप से लिस्ट तैयार कर अवगत कराएं, ताकि अल्प समय में ही उन संसाधनों को मंगवाया जा सके, जिससे मरीजों व चिकित्सकों को किसी भी तरह से इलाज के दौरान परेशानी ना हो। मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की एक नियमित बैठक होती है, और वो नियमित बैठक में हमने जो पिछली मीटिंगों में जो निर्णय लिए, उनकी पालना को देखा है कि उनकी पालना हो गई है। ज़्यादातर एजेंडा की पालना हो गई थी, कुछ एजेंडाज है जिनकी पालना नहीं हुई थी, तो उसकी पालना भी शीघ्र अधिकारियों से करवाने के निर्देश दिए। साथ में पीएमओ साहब को ये बताया कि जो हमारे को इक्विपमेंट्स की जिन जिन भी विभागों में ज़रूरत है, उसका एक असेसमेंट कर लें, ताकि हम उन इक्विपमेंट्स को खरीद सकें। और मुझे बताया गया कि कुछ इक्विपमेंट जो है, जहाँ पर उन्होंने राज्य सरकार से अनुमति मांगी हुई है, वो अनुमति आने की अपेक्षा में खरीदे नहीं गए। तो मैं शीघ्र ही वहाँ पे कोशिश करूँगा कि राज्य सरकार में भी जो अपेक्षित स्वीकृति मिल जाए और वो इक्विपमेंट हम खरीद लें, ताकि आम मरीजों को भी सुविधा हो, और हॉस्पिटल में भी जो लोग दूसरे लोग आते हैं और डॉक्टर्स जो इलाज कर रहे हैं, वो भी आसानी से अपने ढंग से काम कर सकें। महत्वपूर्ण सवाल है सर।
पीएमओ साहब को लेकर एक कोई कुर्की का आदेश आया है। पीएमओ साहब किसी प्राइवेट कंपनी या कोई पैसे वैसे देनदारी का मामला था, कोर्ट से निकला है, क्या मामला है? देखो, मामला मेरे ज़्यादा जानकारी में नहीं है, अभी जस्ट बताया गया मेरे को, तो मैंने पीएमओ साहब को कहा है कि वो हमारे डीएलआर के साथ बैठ करके एक बार हम उसको देखेंगे क्या इशू है, और इशू को देख करके लीगली जो भी हमारे डीएलआर है उनके साथ इसका समाधान करें। क्योंकि सर गाड़ी विधायक निधि कोष से दी गई है और विधायक जी इसी बात की सूचना मिलते ही भिवाड़ी से चले आए, तो सर मामला कितना गंभीर हो गया जो इतने बड़े स्तर पर पहुँच गया, कुर्की तक करनी पड़ गई। देखिए, ज़्यादा जानकारी मेरे को नहीं है, जितना जानकारी मेरे को मिली है उसके हिसाब से कोई लेबर कोर्ट में कोई व्यक्ति जो यहाँ काम कर रहे थे, जो प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से काम कर रहे थे, उनसे रिलेटेड कोई केस लेबर कोर्ट में गया और उसमें कोई आदेश हुए थे और उस आदेश की अपील की हुई है, लेकिन आगे कोर्ट में क्या स्टेटस है और क्या हम रिलीफ ले सकते हैं वो एग्जामिन करके ही निर्णय करेंगे। प्रतापगढ़ थाना अंतर्गत बढ़ाज गांव में 24 बीघा सरकारी जमीन को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक पक्ष के 7 लोग घायल हो गए हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि दूसरे पक्ष के भी 4 लोगों को भी चोटें आई हैं। एक पक्ष के लोग सरकारी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन दूसरे पक्ष के लोग इस सरकारी जमीन पर कब्जा ना कर दान में देना चाहते हैं। घायल पक्ष बाबूलाल ने बताया कि पिछले 1 साल से यह विवाद चल रहा है। जो आरोपी है वह इस जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। पुलिस भी उन पर कार्रवाई नहीं कर रही है, क्योंकि आरोपी का मामा का लड़का ब्रजमोहन पुलिस में हेड कांस्टेबल पद पर है। बाबूलाल ने बताया कि वह अपनी भतीजी आरती व उसकी भाभी ममता के साथ खेत से अपने घर जा रहे थे, तभी उन पर कमलेश, लोकेश, भवानी, मुकेश, मोहित, राहुल, भारत, विकास सहित करीब 1 दर्जन से अधिक लोगों ने मारपीट कर दी। मारपीट का पता चलते ही परिजन मौके पर पहुंचे तो उन्होंने उनके साथ भी लाठी डंडों व कुल्हाड़ी से मारपीट कर दी, जिसमें बाबूलाल और उसके परिवार के लोग घायल हो गए, जिनको उपचार के लिए थानागाजी के अस्पताल में भर्ती कराया गया। 4 लोगों को थानागाजी से प्राथमिक उपचार देकर छुट्टी दे दी गई और 3 लोगों को अलवर के जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। सुबह हमारी मम्मी और पापा पानी खेत में कुएं पे पानी भरने गए थे, तो मेरे छोटे भाई घरवाली को और मम्मी को और मेरी को दोनों को पीटा उन्होंने। फिर मैं थाने में गया, तो फिर थाने में परतावड़ था, तो मेरे वो थाने में गया तो बर्जमोहन रिपोर्ट नहीं लिखा। उनका रिश्तेदार मामा का लड़का है, पहले भी जाता था, रिपोर्ट नहीं लिखता था। कई 5 बार केस हो चुके हमारे, रोज हमारे को पीटते आके, रोज ऐसा ही काम करते थे। तो क्यों पीटते हैं, कोई मामला बताया? सर जी, मैं इनको 5 लाख रुपए दिया था पहले इनको, तो ये पिलात के 2 कदड़ी में मेरे से एक घर का एक बाड़ा खाली करा लिया इन्होंने। बाड़ा खाली कराने के चक्कर में सरकारी जमीन थी, वो जंगलात में पड़ती, वैसे इनके नाम नहीं थी। अब इनका गैर मुमकिन राड़ा है 24 बीघा, अब हमारा हिस्सा है उनमें आधा, तो सरकारी ज़मीन ही वो है, तो इस पर उनके ये वार्ड करते हैं उन पर। प्रशासन को 2-3 बार बोल भी दिया मैं, प्रशासन बोलता है कि वैसे कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई नहीं करते हैं और लड़ाई करते हैं। पुलिस में इनका रिश्तेदार है, मामा का लड़का बर्जमोहन में, हाँ बर्जमोहन में प्रताप थाने में है सर। हाँ जी। ये कौन से गाँव की घटना है ये? आगर बढ़ाज। हाँ जी। तो कितने लोग थे वो लोग? वो छोटे मोटे 20 लोग थे सर जी। क्या क्या नाम है, नाम बताए सर जी? भवानी शंकर, लोकेश, कमलेश और उनके 2 मिलने वाले थे, छोटे लाल, एक जयपुर से छोटे लाल आया था, ये थे सर। तो ये कितने दिनों से विवाद चल रहा था? कम से कम 1 साल से सर। 1 साल से चल रहा है, और बर्जमोहन की वजह से हो रहा है सर, सब कुछ बर्जमोहन करा रहा है। अच्छा, तो 1 साल से विवाद चल रहा है। आपने कितनी बार मामला दर्ज किया थाने में? सर जी अपना 5-6 बार मामला दर्ज करवाया, जिसमें एक में भी कार्रवाई नहीं हुई। एक बार तो बंद हो रही है। तो घर पे आके पीटते हैं? हाँ, घर पे आके। कितने लोग घायल हुए आप? सर जी हमारे पास 7-8 आदमी लगी है, 3 घायल है हमारे। क्या क्या नाम है इनके? बाबूलाल मीणा, आरती मीणा, ममता। तो वैसे आपका आधा हिस्सा है, जब उसको लेकर? हाँ आधा हिस्सा है, उसको लेके नहीं हुआ, तो रास्ते के ऊपर, रास्ते से जा रहे थे उसके ऊपर ही। उस रास्ते से जा रहे हैं? इस रास्ते की जाके बच्ची को मारपीट कर दिया। हम तो छुड़ाने गए थे, हम तो गए ही नहीं थे। कितने बजे घटना है ये? करीब 3 बजे के आसपास। फिर वहाँ पे वहाँ से रेफर किया है? थानागाजी से रेफर कर दिया। अलवर के एनईबी थाना पुलिस ने सोने मकान से चोरी के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों युवकों से अनुसंधान कर न्यायालय में पेश किया। एनईबी थाने के सहायक उप निरीक्षक धीरेन्द्र कुमार ने बताया, अम्बेडकर नगर निवासी हेमंत कुमार ने थाने पर उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दर्ज कराई,
जिसमें उन्होंने बताया कि उनके मकान से नकदी, लैपटॉप सहित अन्य सामान चोरी हो गया। घटना के संबंध में टीम गठित कर अनुसंधान किया गया। सीसीटीवी कैमरे की सूचना तंत्र से संदिग्धों को चिन्हित किया गया, जिस आधार पर जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर सूरज व सादिक को गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल किया, जिस पर दोनों को अनुसंधान के बाद न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। हेमंत कुमार पुत्र सोहनलाल निवासी 84 अम्बेडकर नगर ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके मकान में दिन में चोरी करके अज्ञात शख्सों ने एक लैपटॉप और कुछ नकदी चुरा लिए हैं, जिस पर अनुसंधान प्रारंभ किया गया और पूर्व में ही जेसी में चल रहे मुलजिम सूरज उर्फ पुत्र जितेंद्र और मोहम्मद आल सादिक उर्फ काला पुत्र मोहम्मद दिलसाद को प्रोडक्शन वारंट पर लाकर पूछताछ की गई, जहां उन्होंने बताया कि उन्होंने परिवादी के घर से दिन में लैपटॉप और नकदी पैसे की चोरी की थी, जिस पर दोनों को गिरफ्तार किया गया और आज न्यायालय में पेश कर रहे हैं। एनईबी थाना पुलिस ने मालवांचल इंडिया लिमिटेड, मालवांचल इंफ्राटेक लिमिटेड और यूएसके लिमिटेड कंपनी द्वारा लोगों को ब्याज का लालच देकर रकम ज्यादा करने के मामले में धोखाधड़ी करने वाली चिटफंड कंपनी की महिला सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के द्वारा आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस उपाधीक्षक नारायण सिंह ने बताया कि तीनों कंपनी के करीब 20 डायरेक्टर ने मिलकर लोगों से ब्याज का लालच देकर रकम ज्यादा करने का झांसा दिया और करीब 77 लोगों से ठगी को अंजाम दिया। 2015 में कंपनी बंद कर लोगों के पैसे लेकर मौके से फरार हो गए थे, जिस पर लोगों ने ठगी का मामला थाने पर दर्ज कराया और मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया। पूर्व में भी इस मामले में कंपनी के 2 डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया था, वह अभी जेल में बंद हैं और अब एनईबी थाना पुलिस ने इंदौर जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर महिला सुमन, पप्पू और गोपाल को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपियों ने 6 करोड़ की ठगी को अंजाम दिया था। अलवर जिले में मानवांचल इंडिया, मानवांचल इंफ्रा और यूएस के नाम की कंपनियों ने 2010-11 से ऑफिस खोले थे और लोगों को दुगने तिगुने जल्दी ज़्यादा ब्याज के चक्कर में लोगों से पैसे जमा करवाए और 2015 में ये अपने यहाँ से कारोबार समेट के गायब हो गए थे। इन तीनों कंपनियों के खिलाफ करीब 77 मुकदमे अलग अलग थानों में दर्ज हो रखे हैं। इन कंपनियों में करीब 20 लोग जो डायरेक्टर्स थे उनके खिलाफ ये मामले हैं। अभी 3 डायरेक्टर जो इंदौर जेल में बंद हुए थे उनको वहाँ से प्रोडक्शन वारंट पे लाया गया है और इन प्रकरणों में उनको गिरफ्तारियाँ की जा रही है। इसी सिलसिले में एक प्रकरण में अभी मेरे यहाँ गिरफ्तार हैं और ये करीब 6 करोड़ की ठगी अलवर के ब्रांच की हो रखी है। सर, ये जो तीनों पकड़े गए हैं क्या नाम है तीनों के? एक महिला है सुमन वर्मा करके, एक पप्पू पटेल करके हैं, एक गोपाल पटेल है। ये तीनों ने ही ये तीनों उसमें कंपनी में डायरेक्टर थे कागजों में, जबकि पप्पू पटेल तो एक्चुअल में उनकी गाड़ी का ड्राइवर था। इस प्रकार के ड्राइवरों को नौकरों इस पर मामले में करीब 2 लोग पहले गिरफ्तार हो चुके हैं और उनकी अब गिरफ्तारी पर रोक है। वो लोग अभी जेल में ही हैं और 3 अब और गिरफ्तार हुए हैं। अलवर के अरावली विहार थाना क्षेत्र अंतर्गत एसएमडी सर्किल के पास बीच सड़क पर सरेआम गुंडागर्दी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। करीब 30 सेकंड के इस वीडियो में आधा दर्जन से अधिक युवक अन्य युवकों को डंडा, सरियों व शराब की बोतल फेंककर पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं बाइक सवार राहगीर युवक उन्हें रोकता हुआ दिख रहा है। किसी राहगीर ने मारपीट की घटना का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जो जबरदस्त वायरल हो रहा है। लोग फिल्मी अंदाज में इस मारपीट के वीडियो से दहशत में हैं। किस तरह बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, वह घटना को लेकर पीड़ित प्रद्युमन गुप्ता ने अरावली विहार थाने में शिकायत दी। उन्होंने बताया कि उनका मनी ट्रांसफर का काम है। रात्रि में दुकान बढ़ाकर वह अपने दोस्त लक्ष्य के साथ घर जा रहा था, तभी योजनाबद्ध तरीके से 2 बाइक सवार आए, जिन्होंने अपने अन्य दोस्त जो कार में सवार थे उन्हें बुलाया। बीच रास्ते रोककर मारपीट शुरू कर दी। हमलावरों ने लाठी, डंडों, सरियों व बियर की खाली बोतलों से वार किया और 23,000 की नकदी लेकर फरार हो गए। कल रात 11:30 बजे मैं दुकान बढ़ा के 12:15 बजे एसएमडी पहुंचा था। रास्ते में गाड़ी रोक के वो पहले 2 बाइक पे थे। एक बाइक R15 या पल्सर में से R15 थी और एक CD डिलक्स थी। तो उन्होंने बीच में रोका पहले, फिर उन्होंने गाड़ी गलौज करी। फिर हमारी थोड़ी सी बात हुई तो उन्होंने और लड़के बुला लिए। एक स्विफ्ट डिजायर में लड़के आए भर के और पीछे स्विफ्ट डिजायर के सीधा डिग्गी खोलते दारू की बोतलें
उसमें बियर की बोतलें थी और सीधी मारपीट स्टार्ट कर दी और लोहे की राड निकाल के मेरे हाथ में मारी है, मेरे पैर में भी दी है और साथ वाला था एक भाई का पैर में ही पूरा पैर तोड़, पैर में लगी है बहुत ज़्यादा। क्या नाम है उनका? लक्षा ओझा। किन का? जिन्होंने घटना हुई है, जिन्होंने घटना हुई है। एक तो रेड कलर की शिफ्ट में आए थे, अभी नाम क्लियर नहीं हुआ, मतलब कोई गोम लाडू ऐसे कुछ बता रहे कुछ, तो अभी क्लियरिटी नहीं है। कोई पहले भी आपसी विवाद? नहीं, कोई विवाद नहीं है, आज तक कोई काम ही नहीं हुआ ऐसा, पहली बार हुआ है ये बिना फालतू। क्या आपने गाड़ी नंबर भी नोट की? गाड़ी नंबर नोट नहीं किया और मेरे पास पैसे भी थी 24,300 रुपये में। मैं दुकान बढ़ा के निकला था, मनी ट्रांसफ़र का काम है मेरा, तो मेरे मनी ट्रांसफ़र के रुपए थे वो भी छीने सकती है मेरे। दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर गांव दहमी के पास डस्ट से भरा हुआ ट्रेलर और आम से भरा हुआ मिनी ट्रक आपस में टकरा गए। हादसा इतना भीषण था कि दिल्ली की तरफ से आ रहा आम से भरा मिनी ट्रक का मुंह वापस दिल्ली की तरफ ही हो गया। दोनों वाहनों के केबिन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। जानकारी के अनुसार डस्ट से भरे हुए ट्रेलर के आगे का टायर फटने से यह हादसा घटित हुआ। हादसे के बाद दोनों वाहनों के चालक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें बहरोड के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर उन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया है। उधर सड़क पर फैले हुए आम को लूटने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और वहां पुलिस का जवान सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। मिनी ट्रक मालिक भूरा ने बताया कि बिजनौर उत्तर प्रदेश से आम भरकर राजस्थान के सीकर फल सब्जी मंडी में जा रहा था। ट्रक चालक हिलाल खान गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज चल रहा है। ट्रक में करीब 7 लाख रुपए के आम भरे हुए थे। वहीं आम की सुरक्षा के लिए यहां पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। वाहनों की सेफ्टी के लिए हाईवे पर सुरक्षा गार्ड लगाए गए हैं। सरकारें बदली, अधिकारी बदले, कर्मचारी बदले, लेकिन नहीं बदली किशनगढ़बाज कस्बे की सूरत। कई वर्षों से किशनगढ़बाज कस्बा अपने अतीत पर आंसू बहाता हुआ दिखाई दे रहा है। कस्बे में जरा सी बरसात होते ही रास्ते और दुकानों में बरसात तथा गंदे नालों का पानी लबालब भर जाता है, जिससे अस्थायी तौर पर कस्बे की गंज रोड पर कई घंटे रास्ता बंद हो जाता है। इस रास्ते से होकर गुजरने वाले सैकड़ों गाँव के लोगों के सामने विकट समस्या उत्पन्न हो जाती है। उन्हें घंटों तक पानी उतरने का इंतजार करना पड़ता है। बुधवार को हल्की सी बरसात होते ही किशनगढ़बाज के गंज रोड पर पानी लबालब भर गया, जिससे दुकानदारों को भी भारी समस्या का सामना करना पड़ा। कस्बे की यह समस्या वर्षों से चली आ रही है, लेकिन वोटों की अभिलाषा रखने वाले नेता और उनके दबाव में काम करने वाले अधिकारी अपनी आंखें मूंद कर ये तमाशा देखते रहते हैं। हर वर्ष लोगों को दिलासा देने के लिए नगरपालिका प्रशासन नालों पर अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों की दुकान की पैमाइश कर जनता की वाहवाही लूट लेते हैं और फिर वही ढाक के 3 पात वाली कहावत चरितार्थ हो जाती है। न नाला साफ होता है और ना ही इस गंदे पानी की निकासी का कोई विकल्प मिल पाता है। इसका खामियाजा आमजन को उठाना पड़ रहा है। सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करने वाली नगरपालिका प्रशासन ठेकेदारों की मिली भगत के चलते सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। नाले गंदगी से अटे हुए हैं तथा जनप्रतिनिधिगण एवं उच्च अधिकारी इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण पर उत्तर प्रदेश में जानलेवा हमला होने की घटना की तिजारा कस्बे में भीम आर्मी के लोगों ने कड़ी निंदा की। साथ ही रैली निकालकर तहसील परिसर पहुंचे, जहां तहसीलदार बसंत कुमार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के द्वारा चंद्रशेखर रावण को Z+ सुरक्षा और आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की गई। रैली का नेतृत्व भीम आर्मी व सभी सामाजिक संगठनों व सर्व समाज द्वारा किया गया। इस दौरान भीम सेना प्रभारी जयप्रकाश, ब्लॉक अध्यक्ष सत्यप्रकाश, जिला पार्षद अनिल कुमार, युवा नेता सोनूराम मेघवाल, प्रदेश सचिव भारतीय मानव कल्याण महासमिति योगेंद्र कुमार, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष BSP जय सिंह, सिसोदिया जाटो समाज अध्यक्ष विक्की सहित सर्व समाज के लोग उपस्थित रहे। यूपी में हमारे जो दलित नेता हैं चंद्रशेखर रावण जी, उनके ऊपर अभी कुछ दिन पहले एक जानलेवा हमला किया गया था। उसके विरोध में आज तिजारा में भीम आर्मी व सर्व समाज द्वारा राष्ट्रपति के नाम SDM साहब को ज्ञापन दिया गया, जिसमें हमने मांग रखी है कि चंद्रशेखर रावण जी को Z+ सिक्योरिटी दी जाए और जो भी आरोपी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। समाचारों में वक्त तो चला हुआ है, छोटे से ब्रेक, आप देखते रहिए खबर तक।
के बाद आपका फिर से स्वागत और अब चलते हैं खबरों की ओर। राजगढ़ कस्बे में राव शिक्षा समिति कोठी नारायणपुर की ओर से संचालित रामानुजन कैरियर इंस्टीट्यूट नारायण विहार में निःशुल्क लाइब्रेरी का शुभारंभ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राव सज्जन सिंह ने फीता काटकर किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राव शिक्षा समिति की ओर से आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा के प्रचार प्रसार में एक और साहसिक व सराहनीय कार्य किया है। डॉक्टर राव सज्जन सिंह ने छात्रों को लाइब्रेरी के विषय में विस्तार से जानकारी दी। इससे पूर्व राव शिक्षा समिति की सचिव डॉक्टर सवित्रा यादव ने पत्रकारों को बताया कि लाइब्रेरी में एक साथ 50 छात्र व छात्राओं के द्वारा अध्ययन किया जा सकता है। लाइब्रेरी पूर्णतः वातानुकूलित है। छात्र व छात्राओं के लिए पत्र, पत्रिकाएं, अखबार और निःशुल्क पुस्तकों का प्रबंध किया है। उन्होंने यह भी बताया है कि यह लाइब्रेरी क्षेत्र की सबसे सर्वश्रेष्ठ लाइब्रेरी है। साथ ही इसका विस्तार भी किया जा रहा है। कार्यक्रम में विभिन्न समाज सेवी प्रतिनिधि व संस्था के अध्यापक और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। राजगढ़ कस्बे के RCJPS फाउंडेशन के तत्वाधान में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के तहत कस्बे की पंचायत समिति के सभागार में एक दिवसीय गैर आवासीय क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में उमेश सिंह यादव, सुरेंद्र सिंह मीणा और नटवर सेन ने जल जीवन मिशन के उद्देश्य और जल गुणवत्ता निगरानी की विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में 62 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण में शुद्ध जल एवं स्वच्छता का महत्व, जल गुणवत्ता निगरानी आदि मुद्दों पर चर्चा की गई। आज अलवर जिले की पंचायत समिति राजगढ़ में जल जीवन मिशन के तहत KRC L3 लेवल की JPS फाउंडेशन की तरफ से ग्राम पंचायत के सभी BWSC मेंबर को यहाँ पर प्रशिक्षण करवाया जा रहा है। एक दिवसीय प्रशिक्षण है जिसमें BWSC के कार्य, जिम्मेदारियाँ, नीति, उनके कार्य संचालन से संबंधित जो जानकारियाँ हैं, वाटर क्वालिटी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, यहाँ पर प्रशिक्षण के माध्यम से उनको बताया जा रहा है, जिसका आयोजन PhD विभाग से JPS फाउंडेशन लखनऊ के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें हमारे सभी मेंबर यहाँ पर पधारे हुए हैं। किन किन लोगों ने भाग लिया है? यहाँ पर BWSC के मेंबर हैं, जिनमें से 4-5 लोगों को सरपंच है, उप सरपंच हुए, ग्राम विकास अधिकारी हुए, ANM आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हुए, ये यहाँ पर प्रशिक्षण में शामिल हुए हैं। खैरतल थानाधिकारी अंकिश कुमार ने बताया कि गुरुवार को सुबह कस्बे के किशनगढ़ रोड पेट्रोल पंप के पास ट्रक चालक ने तेज गति से चलाते हुए स्कूटी सवार महिला संतोष गुप्ता निवासी वार्ड नंबर 15 खैरतल को टक्कर मार दी, जिससे ANM संतोष गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला को खैरतल सैटेलाइट हॉस्पिटल में लाकर भर्ती कराया, जहां हालत गंभीर होने के कारण उसे अलवर रेफर कर दिया गया। ANM संतोष ड्यूटी पर गांव जलोता जा रही थी, तभी तेज गति से आ रहे ट्रक ने उसे टक्कर मार दी, जिसमें संतोष गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना पर खैरतल थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रक व स्कूटी को जब्त कर थाने पर लाई और घायल संतोष को हॉस्पिटल पहुंचाया। खैरतल कस्बे के अंडरब्रिज के पास मंगलवार को सुबह अज्ञात ट्रेन की चपेट में आने से एक अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई। खैरतल थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक के शव को अपने कब्जे में लिया और सैटेलाइट हॉस्पिटल की मॉर्चरी में रखवा दिया। 3 दिन बीत जाने के बाद मृतक की पहचान नहीं होने पर गुरुवार को थाना पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर दाह संस्कार करा दिया। वहीं बुधवार को हरसोली के पास ट्रेन से गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। मृतक की पहचान आफ्ताब पुत्र मुजीद अहमद उम्र 24 साल जाति पठान निवासी बिहार बरेली के रूप में हुई है। थाना अधिकारी अंकिश कुमार ने बताया है कि कल शाम को ट्रेन से एक व्यक्ति के गिरने की सूचना मिली, जिस पर मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। व्यक्ति की जेब में ID कार्ड व बरेली से अजमेर की टिकट मिली, जिस पर उसकी पहचान बरेली निवासी के रूप में हुई। परिजनों को सूचित किया गया। शव को खैरतल के सैटेलाइट हॉस्पिटल की मॉर्चरी में रखवा दिया गया, जहां परिजन आने पर पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। भिवाड़ी में देर रात एवेलॉन रॉयल पार्क सोसाइटी की 11वीं मंजिल से गिरने से नीमराणा क्षेत्र के गांव माजरी निवासी लक्ष्मण यादव की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक लक्ष्मण यादव भिवाड़ी बाईपास पर स्थित राव होटल में HR मैनेजर के पद पर काम करता था। सूचना पर भिवाड़ी फूलबाग थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की पूरी जानकारी जुटाते हुए शव को अपने कब्जे में लेकर भिवाड़ी जिला अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया और परिजनों को सूचना दी। पुलिस ने बताया कि परिजनों के आने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। मृतक लक्ष्मण यादव अपने 4-5 दोस्तों के साथ सोसाइटी की 11वीं मंजिल पर एक फ्लैट में रहता था। पुलिस ने रात में उसके साथ सोए 3 से 4 लड़कों को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है। थानागाजी कस्बे में प्रतिभावान विद्यार्थियों का सम्मान समारोह उपखंड अधिकारी केशव कुमार की अध्यक्षता में मां सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। नोडल अधिकारी एवं प्रधानाचार्य मूलचंद मीना ने बताया कि विद्यालय के 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले
35 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। युवा बोर्ड के सदस्य लोकेश कुमार मीना एवं नगर पालिका के चेयरमैन चौथमल सैनी और सीबीईओ राम सिंह मीना ने सभी प्रतिभाओं को प्रमाण पत्र, मोमेंटो भेंट कर तथा माला और साफा पहनाकर सम्मानित किया गया। उपखंड अधिकारी ने विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए संबोधन में नियमित रूप से परिश्रम करते हुए आगे बढ़ने और माता पिता व गुरुजनों की आज्ञा का पालन करने पर बात कही। सम्मान समारोह के बाद सभी प्रतिभावान छात्र छात्राओं के साथ नगर भ्रमण कर प्रवेश उत्सव रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एसीबीओ महेंद्र कुमार मीना, प्रधानाचार्य मुरलीधर मीना, दीपचंद जाट, उप प्रधानाचार्य रामशरण मीना, धर्मराज गुजर, पूजा यादव, मातादीन शर्मा, लेखराज, भोजराज सैनी, पूर्व सरपंच शंभुदयाल सैनी व अभिभावकों सहित छात्र छात्राएं मौजूद रहे। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूर्ण होने पर 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम के अंतर्गत भाजपा नेत्री एवं पूर्व सरपंच राजेश यादव की अध्यक्षता में हेलमेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जयपुर अलवर सड़क मार्ग पर विराटनगर थाना के सामने किया गया, जहां भाजपा नेत्री राजेश यादव एवं भाजपा कार्यकर्ताओं की उपस्थिति यातायात नियमों का पालन करने का संदेश देते हुए 51 हेलमेट वितरित किए गए। कार्यक्रम में यातायात नियमों का पालन करने का संदेश देते हुए बताया गया कि जीवन अनमोल है, लापरवाही हमेशा दुर्घटना को आमंत्रण देती है। हम सभी को सदैव यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। सफर करते समय दोपहिया वाहन चालकों को हमेशा हेलमेट का प्रयोग और चौपहिया वाहन चालकों को हमेशा सीट बेल्ट के साथ यातायात के नियमों का पालन करते हुए सफर करना चाहिए। वाहन चलाते समय कभी भी मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए। विराटनगर थाना अधिकारी राम सिंह ने कहा कि ट्रैफिक के नियम आमजन की भलाई के लिए ही बनाए गए हैं। ट्रैफिक नियमों का पालन कर हम एक जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। कार्यक्रम में विराटनगर थाना प्रभारी राम सिंह यादव, बाबूलाल यादव, मामराज मीना, नेमीचंद सैनी, भाजपा मंडल महामंत्री सत्यनारायण सैनी, मंडल उपाध्यक्ष महेश सैनी, पूर्व मंडल अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा, मामराज मीना सहित ग्रामीण उपस्थित रहे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 9 साल पूर्ण होने पर सेवा सप्ताह के तहत हेलमेट का वितरण का आयोजन विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में पुलिस थाना के सामने पुलिस की मौजूदगी में ज़रूरतमंद लोगों को हेलमेट बांटा गया। ये सड़क सुरक्षा को लेके अपने जो भी भाई बहन अपने घर से निकलें तो हेलमेट का प्रयोग ज़रूर करें। पुलिस चालान के डर से नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने जीवन के लिए, अपना जीवन एक अनमोल है। हम अपने घर वालों के लिए अनमोल रतन हैं। मेरा निवेदन है प्रार्थना की सभी भाई बहनों से कि अपने घर से निकले जब भी हेलमेट लेके निकले। तिजारा कस्बे की जैन धर्मशाला में खाद्य सुरक्षा जयपुर एवं जिला कलेक्टर अलवर के निर्देश पर खाद्य लाइसेंस एवं पंजीकरण के लिए शिविर आयोजित किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेमंत यादव ने बताया कि कस्बे के पारसनाथ जैन धर्मशाला में 1 दिवसीय लाइसेंस पंजीयन शिविर का आयोजन किया गया है। यह शिविर सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित किया जाएगा। शिविर स्थानीय व्यापारियों के सहयोग से किया गया, जिसमें करीब 100 खाद्य लाइसेंस एवं पंजीयन किए जाएंगे। शिविर में किराना खाद्य एजेंसी, दूध विक्रेता, चाट ठेले, फल सब्जी विक्रेता, अनाज के थोक एवं खुदरा विक्रेता, होटल रेस्टोरेंट्स वाले व्यापारियों ने लाभ लिया। खाद्य सुरक्षाओं के लिए पंजीयन और लाइसेंस शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जो कि अनिवार्य है किसी भी कारोबारी के लिए। तो उसके लिए अपन जैन धर्मशाला में 6 तारीख को आज इस चीज़ का आयोजन किया गया है। इसमें कोई भी खाद्य कारोबारी जो कैटरिंग से संबंधित हो, कारोबारी मिठाई बनाता हो, परचूनी वाला हो, किराने वाला हो, चाट बनाने वाला हो, जिस तरह का कारोबारी हो, वो अपना रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस यहाँ बनवा सकता है। 12 लाख से कम टर्नओवर वालों के लिए सिर्फ एक आधार कार्ड और फोटो लेके आएंगे वो यहाँ पे, और उनका ऑनलाइन आवेदन करके हाथों हाथ उनका रजिस्ट्रेशन कर देंगे। और जो 12 लाख से ऊपर वाले टर्न वाले उनको अपन लाइसेंस के लिए अप्लाई करवा देंगे। तो ये सरकार द्वारा जो दिशा निर्देश किए गए कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन होने चाहिए कारोबारियों की, उसके तहत आज का कैंप हमने लगाया है। विराटनगर क्षेत्र में रिलायंस जियो का नया फोन जियो भारत फोन की लॉन्चिंग की गई। कार्यक्रम नगरपालिका में चेयरमैन सुमिता सैनी की उपस्थिति में आयोजित किया गया। विराटनगर चेयरमैन ने जरूरतमंद महिला आशा देवी को निःशुल्क मोबाइल फोन प्रदान किया। कंपनी द्वारा इस फोन में यूपीआई पेमेंट की सुविधा भी हुई है। आयोजित कार्यक्रम में चेयरमैन सुमिता सैनी, चेयरमैन प्रतिनिधि नरेंद्र सैनी, जियो फाइबर मैनेजर सुरेंद्र शर्मा, जियो डिस्ट्रीब्यूटर मुकेश जाट, महेंद्र सैनी, मदनलाल सिंधु सहित ग्रामीण उपस्थित रहे। जियो भारत लॉन्च किया है और यह प्रत्येक जियो स्टोर पर एक फ्री दिया गया है, जिसमें विराटनगर में
एक ज़रूरतमंद महिला आशा देवी को मैंने अपने हाथों से बिल्कुल फ्री में दिया है। और इसमें जियो में यूपीआई पेमेंट की सुविधा है और यह सभी कस्टमर्स के लिए मात्र 999 रुपये में उपलब्ध है। मुडावर क्षेत्र के गांव टहडक में गुरुवार को बाबा पंचवीर का भंडारा और रागनी कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव ललित यादव रहे। इस मौके पर ललित यादव ने ग्रामवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि बाबा पंचवीर का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे और क्षेत्र में अमन चैन कायम रहे, ऐसी कामना करता हूं। उन्होंने नौजवान, किसान एवं समस्त क्षेत्रवासियों को घर में मौजूद माता पिता रूपी अदृश्य भगवान को मानकर उनकी सेवा कर उचित दिशा में आगे बढ़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार के सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन करवाते रहें जिससे आपसी प्रेम बना रहे और भक्ति श्रद्धा भाव कायम रहे। इस मौके पर जिला पार्षद भीमराज यादव, पूर्व सरपंच देशराज, यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष अनूप, ब्लॉक उपाध्यक्ष राजेंद्र नेताजी, ब्लॉक उपाध्यक्ष विनोद शर्मा, ब्रिजेश चौधरी, मनोज, विजेंद्र, जितेंद्र चौधरी, विनीत सहित क्षेत्रवासी मौजूद रहे। जिस काम को करने हम लोग जा रहे, पंचवीर बाबा का हमें आशीर्वाद मिलेगा और उनके आशीर्वाद से वो काम हमारा सफल होगा। ये कल्पना हम लोग रोज सुबह घर से निकलते हैं, बाबा का आशीर्वाद भी मिलता है और वो काम पूर्ण होता है। हम सब लोग पंचवीर बाबा के साथ साथ, मैं हर जगह ये बात कहता हूं नौजवान साथियों, आपके मतलब की बात है कि पंचवीर बाबा का आशीर्वाद हमारे साथ में है, वो अदृश्य पावर है। हम लोग कल्पना करते हैं कि पंचवीर बाबा का आशीर्वाद हमारे साथ में है, लेकिन मेरे ख्याल से पंचवीर बाबा को साथ साथ किसी ने नहीं देखा होगा। नौजवान साथियों, उसके साथ साथ हमारे घर में भी जीते जागते भगवान हमारे पास रहते हैं। हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी जिन्होंने हमें पैदा किया है, मेरा खुद का व्यक्तिगत अनुभव है। जो नौजवान साथी पंचवीर महाराज के साथ साथ अपने घर के महाराज का, अपने घर के देवता का आशीर्वाद लेकर के जीवन में आगे बढ़ने की कल्पना करता है, दुनिया में कोई ताकत नहीं उसको आगे बढ़ने से रोक सके। इसलिए आप लोग जीवन में इस बात को और अपने जीवन में सार्थक करके दिखाएं। बानसूर नगरपालिका कार्यालय में ईवीएम वीवीपैट मशीन लगाकर पहली बार वोट डालने की जानकारी प्रदान की जा रही है। पहली बार मतदान करने वाले मतदाता ईवीएम मशीन पर डेमो वोट डालने की जानकारी ले रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को मतदान करने में आसानी से अपना मत ईवीएम मशीन के जरिए दे पाएंगे, जिसमें पहली बार ईवीएम मशीन का डेमो वोट डालकर जानकारी दी जा रही है। बानसूर कस्बे में गंदगी से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। जगह जगह कचरे के ढेर में बदबू आने से लोग परेशान हैं। गंदगी नहीं उठने पर नगरपालिका पार्षदों का भी विरोध देखने को मिला। ग्रामीणों ने नगरपालिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। नगरपालिका वार्ड नंबर 20 के पार्षद मनीष जोशी ने भी नगरपालिका पर सवालिया निशान खड़े करते हुए बताया कि करीबन 20 दिन से कस्बे से कूड़ा नहीं उठाया जा रहा। कूड़े में बदबू आने से स्कूली बच्चे सहित आसपास के लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। नगरपालिका की ओर से कूड़ा कचरा नहीं उठाए जाने पर मोहल्ले वासियों में आक्रोश व्याप्त है। नगरपालिका के पास स्थायी रूप से कचरा डालने की व्यवस्था नहीं होने पर कचरा नहीं उठा पा रहे हैं, जिससे आमजन को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के दौर में कूड़े कचरे में बदबू आने से लोग परेशान हैं, लेकिन नगरपालिका कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। लगभग 15 से 20 दिन से पूरे बानसूर नगरपालिका क्षेत्र में जगह जगह कचरों के ढेर बने हुए हैं, तो कहीं भी कचरा उठाने की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे वार्ड नंबर 20 में मैं मनीष जोशी, पार्षद नगरपालिका से, और आप सब देख रहे पीछे कूड़े का ढेर लगा हुआ है। कम से कम 20 दिन हो गए, यहाँ पर कोई सफाई कर्मचारी नहीं आता है। कूड़ा उठाने के लिए कोई टेम्पो नहीं आ रहा है, कोई रिक्शा नहीं आ रहा है, किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। हर 15-20 दिन में नगरपालिका को कचरा डालने की समस्या उत्पन्न हो जाती है और मेरे द्वारा मौखिक रूप से प्रतिदिन नगरपालिका अधिशासी अधिकारी को सूचना दी जाती है कि कचरा नहीं उठ रहा है, कोई समस्या है तो उसका समाधान कराओ, लेकिन आज तक किसी भी प्रकार की कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। कचरों का ढेर लगा हुआ है, पूरा मोहल्ला बदबू से परेशान है, बीमारियां होने को संभावना है। और इस क्षेत्र में कम से कम 4 से 5 विद्यालय हैं। सुबह 7 बजे बच्चे आते हैं तो गाय वगैरह, पशु वगैरह यहाँ खड़े रहते हैं, तो आने जाने की समस्या बनी हुई है। इसलिए नगरपालिका से मेरा अनुरोध है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान कराया जाए। गरीब मजदूर पिता कर्जा कर अपनी हैसियत से बढ़कर अपनी बेटियों की शादी करता है, लेकिन दहेज के लोभी ससुराल जन
दहेज की मांग को लेकर बेटियों को प्रताड़ित करते हैं। इसी तरह का मामला रामगढ़ थाने में दर्ज हुआ है। रामगढ़ निवासी शिवलाल मेघवाल ने बताया कि उनकी 3 बेटियों की शादी न्याणा गांव थाना क्षेत्र गोविंदगढ़ में रमन, सुनील और अनिल पुत्र मुंशीराम जाति मेघवाल के साथ की गई थी। शादी के बाद से उनके दामाद बेटियों को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते हुए मारपीट करते थे। जब दहेज की मांग पूरी नहीं हुई तो उनकी बेटियों को लाठी डंडों से मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। घायल बेटी ने सारी घटना के संबंध में फोन से सूचना दी तो वह बेटियों से मिलने के लिए न्याना गांव पहुंचा, जहां पर देखा कि दोनों बेटियों के लाठियों के शरीर पर निशान बने हुए थे। छोटी बेटी के तो गले को दबाया। जब इस संदर्भ में उन लोगों को उल्हाना दिया गया तो उन्होंने उनके साथ भी मारपीट शुरू कर दी। बड़ी मुश्किल से उन लोगों से जान बचाकर वह 2 बेटियों को लेकर रामगढ़ पहुंचा। तीसरी बेटी उनके पास ही है, उसका पता नहीं उन लोगों ने उसके क्या हाल किया होगा। इस घटना के संदर्भ में रामगढ़ थाने पर दहेज व मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने 498, 406, 323 में मुकदमा दर्ज कर मारपीट में घायलों का मेडिकल करवाया। पुलिस मामला दर्ज कर इस मामले के अनुसंधान में जुट गई। मेरी बच्ची नाड़ा में 3 बच्ची शादी की थी मैंने, तो जिस दिन से शादी करी है उसी दिन से बच्चों पे मारपीट, अपशब्द बोलना, हमसे गाली गलौज करना, बच्चियों से जिस दिन से परेशान कर रहे हैं। हम जाते हैं तो हमसे भी अपशब्द बोलते हैं। और फिर एक दिन हमने 5 आदमियों मीटिंग करके नहीं भी हमने रामगढ़ से बच्चियों को भेज दिया समझौता करके नहीं। फिर भी 2-4 महीने बाद में फिर उन्होंने मारपीट की। फिर भी हमने उनसे वो कर लिया, कोई बात नहीं बेटी हो गई। उसके बाद फिर दोबारा बच्चियों के साथ ज़्यादा मारपीट की तो हम गए बच्चियों को लेने के लिए, तो हमारे साथ भी उन्होंने मारपीट की और बच्ची को भी बाहर पटक रखा था धूप में और लाठियों से मार रहे थे उन बच्चियों को। जब हम उसको बच्चियों को लेकर आए, वो रोज़ मारते पीटते हैं, हमें धमकी देते हैं कि आपके बाप से जाओ और दहेज लेके आओ। तो अब हमने बोला उससे, कौन लोग थे वो? मेरे पापा, मेरे ससुर, देवर, हस्बैंड, सभी लोग हैं, पूरी फैमिली, सास भी है। सब हमें धमकाते हैं, रोज पीटते हैं, गाली गलौज करते हैं, अच्छे से नहीं रखते। मेरे बहुत चोट दी है, बहुत मारते। किस चीज़ से मारा है आपको? मेरे को रमन ने मारा है। किस चीज़ की मारी है? लाठियों की मारी। राजस्थान बीएलओ और संघर्ष समिति शाखा अलवर ने शिक्षकों को गैर शैक्षिक कार्यों से मुक्त करने के लिए जिलाधीश को ज्ञापन दिया है। इस दौरान रेणी, राजगढ़, अलवर शहर, मालाखेड़ा, उमरेन, रामगढ़ के बीएलओ मौजूद रहे। जिले में शिक्षकों को गैर शैक्षिक कार्य कराए जाने से बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। बीएलओ कार्य साल भर चलने वाला कार्य है, जिसमें अधिकतर अध्यापकों को ही लगाया जाता है, जबकि आरटी के नियम अनुसार शिक्षकों से गैर शैक्षिक कार्य कराने पर रोक है। फिर भी स्थानीय निर्वाचन अधिकारी अधिकतर शिक्षकों को बीएलओ लगाते हैं। इस पर शिक्षकों में आक्रोश व्याप्त है। इस मौके पर प्रदेश संयोजक एसएस दाताराम, कन्हैयालाल, दिनेश, कश्मीर खत्री, बबलू, अजय, कमलकांत, सुरेश, बाबूलाल, यादराम, लोकेश, भगवान सहाय, नवल आदि उपस्थित रहे। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।